तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट में हम देखेंगे एक एक करके कि पूरी जो पहले डी ब्लॉक क्या है, उसके बाद देखेंगे एफ ब्लॉक क्या है। ठीक है। इसके ट्रांजिशन सीरीज क्या है, हर एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि डी ब्लॉक से क्वेश्चन ना आया हो, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से क्वेश्चन ना आया हो, जिसमें डी ब्लॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो कंपाउंड ऐसे हैं डी ब्लॉक में, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 से, जिसकी पूरी कहानी हमें पढ़नी है प्रिपरेशन से लेके उसकी पूरी प्रॉपर्टी तक। अभी तक हमने ये पढ़ा भी नहीं है दोनों कंपाउंड, लेकिन आपको पता है कि दोनों कंपाउंड को अभी तक कितनी बार हमने यूज भी कर चुका है। तो सोचो ये दोनों कंपाउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट डी ब्लॉक से पूछे जाते हैं। तो और कंपटीशन में और बात करेंगे तो आगे के जो चैप्टर्स हैं जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका मेन बेसिक डी ब्लॉक है। तो ले देके ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। वाई, सबसे पहले बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर मैं ऐसे पूछूंगा कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट को बताने का तरीका क्या है कि अगर आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो D1 फ्रॉम D1 से लेके D9 तक के जो एलिमेंट होंगे, D1 D2 से लेकर D9 तक के, तो उन एलिमेंट को बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अलावा अगर मैं शॉर्ट में या अप टू 10 तक के बच्चे को समझाऊंगा ना, तो ऐसे बोलूंगा कि बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं ना, तो मेटल से नॉन मेटल के बीच में ये आते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। द सफिशिएंट आंसर इज सिंस द electronic configuration of from D1 to D9 element behave as a transition element because the transition of electron will take place from lower energy to higher energy. अब ये ट्रांजिशन क्या होता है हम इसी चैप्टर में आगे जाके देखेंगे। बट D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन जो इनकम्प्लीट होते हैं उनको बोलते हैं डी ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो NS0 to 2 N-1 1 to 10। ठीक है। तो जो n ऑर्बिट होगा उसके N-1 d ऑर्बिटल होंगे, N-1 d 1 to 10। ओके। बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा NS1 to 2, नॉट 0 to 2। इवन NS1 to 2 का मैं जब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एक्सेप्ट पैलेडियम, क्योंकि पैलेडियम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s0। आई रिपीट, सॉरी 5s0 4d10। पैलेडियम वो आ जाता है 5s0, s0 आ जाता है, इसलिए यहाँ 0 से 2 लिखा गया। लेकिन अगर आप 1 से 2 लिखते हैं तो लिख देंगे सिर्फ एक्सेप्ट पैलेडियम। तो कंफ्यूज नहीं होना है कहीं 0 से 2 या 1 से 2 क्यों लिखा रहता है। आई रिपीट, 0 से 2 में सारे डी ब्लॉक आ गए, लेकिन 1 से 2 में पैलेडियम नहीं आते। ठीक है। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है टोटल 4 सीरीज है, 3D 4D 5D 6D। 3D को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 6D को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है। तो ये आपको ट्रांजिशन के नाम से भी जाना जाता है और डायरेक्ट डी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, या ट्रांजिशन सीरीज कौन कौन से हैं इसकी। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिशन सीरीज की। देखो टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम बोलेंगे 3D एलिमेंट, और आज के बाद इनका आपको आज 3D एलिमेंट का आज के बाद आपको नाम याद होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। आप सिर्फ देखते जाना, बाकी हो सकता है आपको याद होगा। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट को 4D एलिमेंट बोलेंगे, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है। इसका नाम आप बस ध्यान देते जाना, वाई फॉर येट्रियम, जिरकोनियम, नोबिडियम, मोलिब्डम,
टेक्नेटियम, रुथेरियम, रूहेनियम, पैलेडियम। इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन था, 5s0 और 4d10 था। सिल्वर और कैडमियम। थर्ड ट्रांजिशन जिसको 5d सीरीज बोलेंगे, 6 पीरियड एलिमेंट है, लैंथनम, हॉफनियम, टेनलम। W4 टंगस्टन, रिलेनियम, ऑस्मियम, इरेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। यहां तक बेटा आपको थोड़ा याद होना चाहिए क्योंकि ये सब एलिमेंट है, कहीं ना कहीं आपको यूज में दिख ही जाएंगे। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के 6d एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रख लीजिए तो काफी है कि ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक्टिनाइट्स 89 से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स इट। ठीक, 104 पे खत्म हो रहा है। तो याद एक और क्या है, 3d एलिमेंट स्टार्ट कहां से होगा, 21 से एंड होगा 30 से। ड्यूटेरियम 39 to 48। 5d एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लैंथनम 57, फिर हॉफनियम 72, उसके बाद 80 तक जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की कुछ बात करेंगे, इंपॉर्टेंट होती है इनकी प्रॉपर्टीज। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। जनरल ट्रेंड्स कम शो करते हैं, ये बहुत सारी वेरिएशन है, वेरिएबल है। देखो, जो एटॉमिक रेडियस होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो S और P के बीच में होता है। ठीक, S ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और P ब्लॉक के एलिमेंट कोवेलेंट बनाते हैं, नॉन मेटल के कारण। तो इसलिए ये आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बनाएंगे। मतलब ये कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों शो करें। लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे बेटा, अब साइज की बात करते हैं, ट्रेंड्स की बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। अगर हम 3D एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा साइज क्या होगा, पहले डिक्रीज करेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम साइज डिक्रीज करेगा। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट टू राइट। उसके बाद साइज कंपेरेबल होना स्टार्ट करेगा क्रोमियम के बाद। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे D1, D2, D3 जा रहे तो D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरता जा रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, दैट इज कॉल्ड स्किनिंग इफेक्ट। तो उसकी स्किनिंग इफेक्ट जो होगी वो बढ़ती चली जा रही है। तो स्किनिंग इफेक्ट ने क्या किया, रिपल्सन के कारण अपने आप को बड़ा करना चाहा, तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस कर दिया, इसलिए साइज सेम हो गया। फिर हम आगे मूव करते जाएंगे, निकल के बाद कॉपर, जिंक में, तो साइज बढ़ जाएगा, इंक्रीज, because the repulsion is much larger that it overcome the effective nuclear charge। 10-10 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे डी ऑर्बिटल में तो बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के बीच, तो वो क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देगा। ठीक है, ओके, वही चीज आपका लिखा हुआ है इसमें। अब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, ऊपर से अगर हम नीचे जा रहे हैं, तब अगर हम स्कैंडियम से यट्रियम जा रहे हैं तो हमारा साइज इंक्रीज करेगा, यट्रियम से लैंथनम साइज इंक्रीज करेगा। बट व्हेन वी मूव फ्रॉम द टाइटेनियम टू जिरकोनियम, साइज विल इंक्रीज, atomic size will increase, but zirconium to hafnium the size is not increased comparable size, since before hafnium there is a entry of 4f orbital, and due to the poor shielding effect of the 4f orbital, since it has the more size, big size, the effective nuclear charge of hafnium is increases and the size is not much increases, either increase of their cell। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ना चाहिए। मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन से सेकंड ट्रांजिशन बढ़ रहा है,
but the atomic radius of the second and third transition are almost same. एटॉमिक रेडियस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, समझते हैं, ठीक है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है बेटा, देखो पहली बात, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 4f ऑर्बिटल के कारण होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरवेनिंग या इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या हुआ, 5d के अंदर 4f आता है ना बेटा, d के अंदर आया f, लेंथनम के बाद 4f आया, फिर हॉफनियम आया, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरवेंशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। होता क्या है, जैसे जैसे हम f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं ना, तो ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, साइज आपका रेगुलरली डिक्रीज करने लगता है, ठीक है, और इसी को बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। Due to the poor shielding effect of 4f orbital, the size is regularly decreased. Atomic radius is regularly decreased, which is called contraction. That is lengthenite contraction. लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में मेन आपको जानना है कहां से कहां तक हो रहा है, ठीक है, और किस पे फर्क पड़ रहा है। तो आपको जिससे मैंने बताया था, जिरकोनियम से हॉफनियम जब जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज कर जाएगा, या साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे, उसके पहले क्या आ गई 4f ऑर्बिटल। लेकिन आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि उसके आगे 4f ऑर्बिटल आगे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, नो, डायरेक्ट एक बार डालेंगे ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बस कर। तो लेंथेनाइट, जब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होने लगेगी। अगर साइज ऑलमोस्ट सेम आ रहा है तो प्रॉपर्टी भी कुछ ना कुछ सिमिलर होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ सिमिलर होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन सिमिलर होने लगेंगे ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्या है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, सिंस these element have the large number of unpaired electron, मतलब जैसे D1, D2, D3, D4, D5 कॉन्फ़िगरेशन तक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, गुड मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं, अच्छे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं, लार्ज वैल्यू। मैंने आपको एक पढ़ाया था, एस ब्लॉक के एलिमेंट सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो, जैसे सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो सोडियम के एक एटम दूसरे एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना रहे हैं, कैल्शियम के एक एटम दूसरे एटम के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड तो इलेक्ट्रॉन 5 तक जा रहा है, 4 5 जा रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण मेटल मेटल के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है, तो इसलिए इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपकी ज्यादा होती है, ठीक है। और ये आपकी इंक्रीज भी करेगी, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट राइज टू अ मैक्सिमम वैल्यू then fall as the atomic number increases। मतलब देखो क्या, D1 से D2, D3, D4, D5 तक जा रहे हैं ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती जा रही है। फिर D6, D7, D8 जैसे जा रही है तो पेयरिंग स्टार्ट हो जा रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट घटते जा रही है। The strong metallic bond between the atom of these element having the high melting and boiling point, अभी बताया कि दोनों के बीच का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो in a particular series the metallic strength increase up to the middle, वही चीज लिखा हुआ मिडिल तक इंक्रीज करेगा D5 तक, उसके बाद आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ क्रोमियम की, तो क्रोमियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, ये 4s1 3d5 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अब हम बात कर रहे हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ही, कि मैग्नीज टेक्नेटियम के बारे में, कि द डीप इन मैग्नेटिक melting point of manganese and technetium can be attributed to their stable electronic configuration, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, मैग्नीज का और टेक्नेटियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हुआ, S2D5 मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल है, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट डीप होती है, ठीक है। ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी लेस and thus the metallic bond is weaker। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते कि हम जल्दी रिएक्शंस में आए, तो इसलिए इसकी जो मेटेलिक बॉन्ड है वो वीकर होती है।
तो थोड़ा याद रखना, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा ना, वो मेटल का मेटेलिक बॉन्ड वीकर होगा, इसका मतलब स्ट्रेंथ भी कम होगा। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। देखो क्या होता है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो हमारा साइज डिक्रीज कर रहा है, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, मतलब डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज द डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और सबसे बड़ी बात, एस ब्लॉक की से इसकी कम डेंसिटी लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज एस ब्लॉक से छोटा होता है। बट डाउन द ग्रुप आपकी साइज भी बढ़ती है और मास भी बढ़ता है, लेकिन मास बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसलिए डाउन द ग्रुप भी डेंसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज कर रही है, लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे बेटा, तो जाते जाते अचानक क्या हो रहा था, साइज बढ़ गया था ना लास्ट में जिंक का, तो वही लिखा हुआ द लास्ट एलिमेंट जिंक इज एन एक्सेप्शन हैविंग लार्जर एटॉमिक वॉल्यूम एंड लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। लेकिन बाकी सब की क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, मास बढ़ते जा रहा है, तो डेंसिटी भी बढ़ते जाएगा। सबसे ज्यादा डेंसिटी दो एलिमेंट की होती है, एक होता है ऑस्मियम और एक इरिडियम, दोनों की 22.5, मतलब वाटर से 22 गुना ज्यादा, पानी की डेंसिटी से 22 गुना ज्यादा होता है। वैसे भी सॉलिड डेंसिटी तो इससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट था डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट सिंपल है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा, इसके वेरिएबल आयोनाइजेशन एनर्जी होंगे, क्यों? क्योंकि इसके पास वेरिएबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोले या आई डायरेक्ट बोले, आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही बात है। डी ब्लॉक की एस ब्लॉक से ज्यादा होगी, सिंस इट इज स्मॉलर देन एस ब्लॉक, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होते चली जाएगी, ओके। दूसरा पॉइंट इसमें हमको ये देखना है कि जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है। अगर मान लें मुझे D4 और D5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D5 में आयनेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, D4 में कम लगेगी। तो आयनेशन एनर्जी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, तो उस हिसाब से आयनेशन एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। जिसकी अनपेड इलेक्ट्रॉन जितनी कम होगी उसकी आयनेशन एनर्जी उतनी कम, और जितनी अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो आयनेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होने लगी, लेफ्ट टू राइट आपकी आयनेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, ओके। और तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपके नया पॉइंट है, ठीक है। अगर हम बात करें डिफरेंट इन डिफरेंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट, तो मतलब कि क्या, अगर मैं बात कर रहा हूँ 3D और 4D एलिमेंट की, 3D सीरीज और 4D सीरीज की, कि दो एलिमेंट है, सपोज दैट स्कैंडियम और उसके नीचे यट्रियम, इस दोनों के बीच का जो आयोनाइजेशन, दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी अपना अपना होगा, लेकिन दोनों को जो डिफरेंस होगा ना आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो बहुत कम होगा। इसके अलावा अगर पी ब्लॉक की बात करेंगे, बोरोन और एल्यूमिनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी में दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ सोडियम और पोटेशियम, एस ब्लॉक में सोडियम का कुछ ना कुछ आयनाइजेशन एनर्जी होगा, पोटेशियम का कुछ ना कुछ आयनाइजेशन एनर्जी होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस बहुत कम होगा। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक का डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, डी ब्लॉक का डिफरेंस कम होता है। तो इससे ये पता चलता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, लिखना स्टार्ट करो। एक लाइन है, The first ionization energy of zinc, cadmium and mercury are very high. क्यों? क्योंकि ये full fill orbital है, जैसे कि इसके H2 और D, S और D के ऑर्बिटल पूरी तरह भरे हुए होते हैं, तो इसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और ये एलिमेंट है ना, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी अचीव करते हैं। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनकी ऑर्बिटल पूरी तरह भरी हुई है, बट ये नोबल गैस नहीं। नेक्स्ट हमारा जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करेंगे कि किसी के सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किसी के थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ये बेटा टोटल कंसेप्ट डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, या एक इलेक्ट्रॉन के बाद निकलने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है या नहीं। पूरी कहानी आयोनाइजेशन एनर्जी पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर है, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीज अलोंग अ पीरियड। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की ज्यादा होगी मैग्नीज से, फर्स्ट मैग्नीज की ज्यादा होगी, फर्स्ट मैग्नीज की ज्यादा होगी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। सेकेंड में क्या हो रहा है
कि मैग्नीज के 4s1 से निकल रहा है और क्रोमियम के 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो पूरी कहानी है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के आपको देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना पड़ेगा। और मेडिकल में कभी कभी आयोनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चंस आते हैं, तो एक ही फंडा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर I2 की बात कर रहा है तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लो, I3 की बात कर रहा है तो दो दो इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, इससे आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वही ट्रेंड लिखा हुआ है कि क्रोमियम का मैग्नीज से भी ज्यादा होगा, वेनेडियम से भी ज्यादा होगा। कॉपर के बारे में बता रहा है, इसकी I2 जो होगी जिंक से भी ज्यादा होगा, निकल ज्यादा होगा, क्योंकि ये फुलफिल ऑर्बिटल से निकल रहा है। ठीक है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रॉन। थर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नीज का क्या होगा, मैग्नीज 4s2 3d5 होता है, 4s1 4s2 दोनों निकल चुका है, तो बचा थर्ड कहाँ से निकलेगा, 3d5 से। इसकी और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम हो चुके हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ट्रांजिशन एलिमेंट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लार्ज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, विद एक्सेप्शंस ऑफ फ्यू एलिमेंट, कुछ एलिमेंट को छोड़ के, क्योंकि वो +1 +2 ही देता है, लेकिन बाकी सब +1 +2 +3 +4 बहुत देते हैं। रीजन बीइंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मींस they have the large number of unpaired electron, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, लूजली कनेक्टेड है। अब देखो क्या है, जो ns और n-1d दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे 4s और 3d दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों, दोनों में ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस भी नहीं है, इसलिए ये एलिमेंट ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम आपको +2 +3 बिहेव करता है, तो क्यों, +3 दो s से निकला 4s2 से, और एक 3d1 से निकला, तो दोनों ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करेंगे बेटा, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। जो सबसे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो +3 या +2 होते हैं, ज्यादातर +2 मतलब s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, स्कैंडियम +2 कभी नहीं शो करेगा, क्यों, क्योंकि स्कैंडियम होता है 4s2 3d1, अभी देखें तो एक साथ 3 ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसके अलावा सारा +2 +3 +4 दिया, वो सारे 3d एलिमेंट का मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, मैग्नीज। ठीक है, 4d एलिमेंट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो है रुथेरियम। अब यहाँ एक पॉइंट और आता है, जैसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट अभी पढ़े हैं, तो डाउन द ग्रुप क्या होता था, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती थी ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है। पिछले 3d एलिमेंट में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का था +7, उसके नीचे आए 4d में सबसे ज्यादा हो गया रुथेरियम का +8, तो डाउन द ग्रुप क्या हुआ, इंक्रीज किया। इसी तरह आपको 5d एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी दिखाता हूँ। जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में है बेटा, वो अनस्टेबल है। जिसे आपको यहाँ याद रखना, सिल्वर, सिल्वर +1 ज्यादा स्टेबल होता है, +2 +3 कम स्टेबल होता है। पैलेडियम +2 +4 ज्यादा स्टेबल होता है, +3 कम होता है। मैं सिल्वर पैलेडियम का क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो वहां पर आपको अगर ऑक्सीडेशन स्टेट याद रहा ना यहाँ कि क्या होता है, तो वहां पर क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिल्वर हमेशा +1 ज्यादा अच्छा शो करेगा, पैलेडियम +2 +4 अच्छे से शो करेगा, ये उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। 5d एलिमेंट की बात करेंगे, तो इसमें बस आपको बस जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना, लैंथनम याद रखना +3, ऑफ्मियम +4, इसके बाद सीधा आ जाओ गोल्ड और मर्क्यूरी में, गोल्ड +1 +3, मर्क्यूरी +1 +2। याद रखना प्लेटिनम +3 +5 +6 नहीं शो करता है, बस इतना याद रखना है। प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, लैंथनम और हॉफनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, बस। ठीक है, it may be noted that the stability of a given oxidation state depends upon the nature of element, नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला। और दूसरा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करेगा, जब ये एलिमेंट ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो इसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट का कहानी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर
ड्यू टू द n-1d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल अभी बताया आपको। एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम आपको हमेशा +3 शो करता है, जो आपको बताया था उसी चीज को मैंने यहाँ पर आपको लिए टाइप किया है। द एलिमेंट विच शो ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, और जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कारण होगा, जो +7 मैग्नीज तक जाता है, ठीक है। और लेस, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो कोई भी नॉन मेटल हो सकते हैं इसमें, ठीक है बेटा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा ट्रांजिशन एलिमेंट का, +8 ड्यूथेरियम,